शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। राहों पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बोली मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूं, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमौला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी। सतमौला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमौला तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमौला खाओ, कुछ भी बचाओ। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल में आज बहुत ही हर्ष का विषय है, आनंद मंगल का विषय है कि आज हमारे एपिसोड में पधार रहे हैं देश की प्रमुख विभूतियां, जिसमें से हमारे बीच में उपस्थित है प्रोफेसर डॉक्टर संजय पासवान जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार और वर्तमान में आप विधायक हैं, राजनेता हैं और बहुत बड़े साहित्यकार हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं आज सतमौला कवियों की चौपाल में देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री अल्पना सुहासिनी जी। अल्पना सुहासिनी जी, आप देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री होने के साथ साथ हरियाणवी फिल्मों की आप सुप्रसिद्ध लीड रोल निभाने वाली आप बहुत सफल नायिका हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। अल्पना सुहासिनी हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित चर्चित गजलकार श्री राम अवतार बैरवा जी। राम अवतार बैरवा जी, काफ़ी समय से आप गज़लें लिख रहे हैं, गज़लें मंचों पे जाते हैं। मैं ऐसे चर्चित गज़लकार का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब मैं उनसे मिलवाने जा रहा हूं देश के लब्ध प्रतिष्ठित हास्य व्यंग कवि, जिनका मेरा नाता कम से कम 30 वर्षों से भी पूर्व है, यानी कि हम युवा वय के साथी हैं। और उस समय महेंद्र अजनबी जी भी और हम भी अपने जुल्फें झटका के चला करते थे, जैसे फिल्म अभिनेत्री कमर मटका के चलती हैं, हम जुल्फें झटका के चला करते थे। उस टाइम के साथी महेंद्र अजनबी जी हमारे बीच में, जहाँ जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में देश के चर्चित लाडले गीतकार, छंद और मुक्तक के राजकुमार, आप बहुत एक सिद्ध हस्ताक्षर हैं, युवा कवि हैं, चेतन नितिन खरे जी। जरा जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। सतमौला कवियों की चौपाल में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित
हास्य व्यंग हस्ताक्षर, जिन्होंने अनेक अपनी रचनाओं के द्वारा समाज की समस्याओं को हास्य कविताओं के माध्यम से उठाया और उसका अपनी जब समापन करते हैं तो उसका रचना अपने समापन में उसका समाधान भी देते हैं समापन में। तो ऐसे चुटीले साहित्यकार हास्य कवि महेंद्र अजनबी जी का हम जोरदार ताली का स्वागत करते हैं। आप सभी को प्रणाम करता हूं, अपने सभी कवि मित्रों को प्रणाम करता हूं और आपसे निवेदन है मेरे स्वागत में एक बार दोबारा तालियां इसलिए बजवा रहा हूँ क्योंकि बाद में भरोसा नहीं है। एक दो छोटी छोटी कविताएं आपको सुनाऊंगा, पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो 3-4 और सुनाऊंगा। बहुत मन से प्रवीण जी इस कार्यक्रम को करते हैं, मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हास्य व्यंग वो ही सबसे अच्छा होता है जो अपने ऊपर किया जाता है। एक छोटी सी कविता से शुरुआत कर रहा हूँ कि सड़क पर दौड़ते हुए एक आदमी को हमने रोककर पूछा कहाँ, बोला आत्महत्या करने। मैंने कहा इतनी सी बात, तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, तुम्हें अपने साथ किसी कवि सम्मेलन में ले जा सकता हूँ। मैंने कहा इतनी सी बात, तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, तुम्हें अपने साथ किसी कवि सम्मेलन में ले जा सकता हूँ। वह बोला बस बस रहने दीजिए, ये जुर्म मत कीजिए, आपको मालूम है मैं आत्महत्या करने क्यों जा रहा हूँ। बात यह है कि मैं अभी अभी तो एक कवि सम्मेलन से छूट कर आ रहा हूँ। क्या बात है। एक और छोटी सी कविता। जी जी। एक शाम एक शहर में मच रही थी भागम भाग, जैसे हो जंगल की आग। सभी लोग भाग रहे थे, पता नहीं क्यों भाग रहे थे। मैंने एक भागते हुए को रोककर पूछा, भाई सभी लोग इस शहर छोड़कर भाग रहे हैं, ऐसा क्या यहाँ पर गजब होने वाला है। वह बोला तुम भी भाग चलो, तुम्हें पता नहीं आज रात को यहाँ कवि सम्मेलन। अरे वाह क्या बात है। हमारे एक मित्र ने एक दिन हमसे कहा, अजनबी जी किसी दिन हमारे घर आओ, हमारे किराएदारों को अपनी 3-4 ताज़ा कविताएं सुनाओ। मैंने कहा भाई मुझे किस उपलक्ष्य में कविता सुनाना है। मैं बोला यार बात दरअसल ये है, मुझे उससे अपना मकान खाली करो। क्या बात है, क्या बात है। जब मैं पढ़ता था, पढ़ने लिखने में बहुत तो विद्वान हुआ करता था। वो तो अब भी हूँ। नहीं, हमारे मास्टर जी पढ़ाते थे, विशेषकर हिंदी वाले, जब मुहावरे पढ़ाते थे, आधे हमारी समझ में आते थे, आधे नहीं आते थे। वो मुहावरा सुनाते थे, बोले जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमने पढ़ा तो डेयरी खोलने के ख्वाब हमारे मन में पलने लगे। हमने बाजार से 10 रुपए में लाठी खरीदी और एक आवारा घूमती भैंस को लेकर चलने लगे। क्या बात। हमने 10 रुपए में बाजार से लाठी खरीदी और एक आवारा घूमती भैंस को लेकर चलने लगे। भैंस वाला आया, बोला भैंस मेरी है। मैंने कहा मेरे पास लाठी है इसलिए मेरी है। क्या बात है, क्या बात है। भैंस वाला आया, बोला भैंस मेरी है। मैंने कहा मेरे पास लाठी है इसलिए मेरी है। वह बंदूक निकाल करके ले आया। वह बंदूक निकाल करके ले आया, बोला अब बता भैंस किसकी। मैंने डरते हुए बोला बंदूक जिसकी भैंस उसकी। क्या बात है। ये थे महेंद्र अजनबी, और महेंद्र अजनबी ने जो बात कही और जो बातें महेंद्र अजनबी ने बात करी हैं, आपने महेंद्र अजनबी जी की कविता सुनी। सतमौला कवियों की चौपाल की एक विशिष्ट पहचान ये है कि सतमौला कवियों की चौपाल में हम उसी हास्य कवि को, व्यंग्यकार को हम प्राथमिकता देते हैं। देश में अनेक प्रकार के आज जो कविता का मंचों का जो वातावरण है, वहाँ पर हास्य व्यंग जिस शरद जोशी जी को आपको सुन सुन करके आप यहाँ पर आगे आए हैं, आज शरद जोशी जी का लिखित गद्यों से, नाटकों से लापतागंज जब आया सब टीवी पे, सोनी पे, तहलका मच गया लापतागंज का। और अल्पना सुहासिनी जी का, जैसे मैंने बताया, बहुत ही श्रेष्ठ कवित्री हैं और उनसे मैं बात करूं, उनको कविता के लिए प्रस्तुत करूं, निवेदन करूं, उससे पहले मैं
चाहूँगा कि अल्पना जी से कुछ हम बातचीत करें, क्योंकि वो एक कवित्री होने के साथ साथ आप गीतकार हैं, कवित्री हैं, और आप सबसे बड़ी बात है कि आज फिल्मों की आप सफलतम अभिनेत्री हैं। शुक्रिया। ये आपको हार्दिक बधाई। शुक्रिया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ अल्पना जी, आप कवित्री थी तब आपका मन नहीं भरा और आप फिल्मों की ओर चली गई और फिल्मों में गई तो वहाँ से लौटने का आपका मन नहीं बन पा रहा है, ऐसा क्या है वहाँ पर? नहीं, असल में मुझे लगता है कि कला जो है ये विविध आयाम है कला के, असल में अलग अलग पहलू हैं, और कला किसी भी तौर पर वो पूजनीय होती है। कवयित्री का जो संस्कार है वो मेरे भीतर मेरे पिताजी श्री निर्दोष हिसारी जी से आया। वो लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार रहे हरियाणा के, और उनके बाद भाई श्री सदोष हिसारी ने उस परंपरा को आगे चलाया। अफसोस है कि वो दोनों ही अब हैं नहीं, लेकिन उनके बाद जो है माँ सरस्वती का मुझ पर विशेष वो रही कृपा रही कि मैं थोड़ा बहुत कुछ लिख लेती हूँ, और गज़लें कहती हूँ मूलतः, और गीत लिखती हूँ। तो काव्य मंचों पर जाना हुआ। लेकिन अगर फिल्मों की बात करें तो मैं बहुत आरंभ से ही, शादी से भी पहले थिएटर करती थी। अरे वाह जी, तो बहुत थिएटर किया, और उसके बाद बहुत सारे शोज़ भी हुए उन दिनों हमारे, बहुत सारे नाटक हमने जगह जगह पर मंचन किया। इंटर यूनिवर्सिटी और नेशनल लेवल तक हमारे सभी नाटक गए। उसी दौरान एक ऑफर आई थी फिल्म की, शादी से पहले भी, पर होता है परिवेश असल में कि इतनी इजाज़त नहीं मिली। लेकिन अब जो है हरियाणा में इस समय जो है बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। जब से आदरणीय यशपाल शर्मा जी, जो कि हिसार के हैं और संयोग से मैं भी हिसार से ही हूँ, तो उन्होंने आकर के एक तरह से जो बंजर हो गई थी ज़मीन हरियाणा की फिल्म के क्षेत्र में, उसे फिर से उर्वरा कर दिया है। उन्होंने बहुत मेहनत की है, और अब जो है एक के बाद एक जो है बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, और अब तो जो है स्टेज OTT प्लेटफॉर्म आ गया है। तो उसकी वजह से जो है अब बहुत सारी वेब सीरीज भी बनने लग गई हैं, नए फिल्मकारों को अवसर मिल रहे हैं, उन्हें जो है प्रोड्यूसर मिल गए हैं असल में। मैं कुछ आपसे 2-3 प्रश्न करना चाहूँगा फिल्म से संबंधित। एक आपकी सुप्रसिद्ध फिल्म जो अभी सिनेमा में भी, क्षेत्र में भी, अभी ऑस्कर के लिए भी चयनित नामांकित हुई थी, वो दादा लक्ष्मी जी। दादा लक्ष्मी में जो आपका किरदार था जी, उसके बारे में जरा जरूर बताएं। जी, दादा लक्ष्मी फिल्म जो है वो अब तक 80 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड ले चुकी है, और उसमें जो है नेशनल अवार्ड भी लिया है, और कांस फिल्म फेस्टिवल में वो गई थी। साथ ही साथ जो है अभी भी पूरी लोकप्रियता के शिखर पर है, और मैं ये कहूँगी कि हरियाणा में दर्शकों की थिएटर में वापसी में बहुत बड़ा योगदान दिया है दादा लक्ष्मी फिल्म ने। दादा लक्ष्मी जी को हम सब जानते हैं, वो हरियाणा के सूर्य कवि कहे जाते हैं। पंडित लक्ष्मीचंद जी जो हैं सांगी रहे थे, और वो खुद लिखते थे, रचते थे, और उन पर माँ सरस्वती की विशेष कृपा थी, और उन्होंने 150 से ज़्यादा रागनियाँ और सांग जो हैं उस समय लिखे। 100 वर्ष पहले जो है वो हरियाणा में थे, और उनके 100 वर्ष पहले के परिदृश्य को जस का तस आज के समय में उकेरना। कभी बेहतर, चाहे जितना मर्जी अच्छा रचना धर्मिता कर रहा हो जी, अगर उसके पास प्रस्तुति का अभिनय नहीं है जी, क्यों महेंद्र जी? क्या बात है, बढ़िया। प्रस्तुति का अभिनय नहीं है जी जी, तो वो केवल साहित्यिक काव्य गोष्ठी तक सीमित रह जाता है। जी जी, और जिसके पास काव्य प्रस्तुति का एक विशेषज्ञ होता है, जी जी, उसका प्रमाण है हमारे डॉक्टर कुमार विश्वास जी, हमारे प्रमाण है महेंद्र अजनबी जी जी जी, हमारे प्रमाणित तो ऐसे व्यंग्यकार, शरद जोशी जी रहे। जी जी, शरद जोशी इतने अच्छे व्यंग्यकार थे। अगर KP सक्सेना जी जैसे थे गद्यकार, अगर शरद जोशी जी मंचों पे होते, उस टाइम मंच उपलब्ध थे ही नहीं थे, लेकिन शरद जोशी जी भी अगर आके वो पढ़ते तो इतने सफल नहीं होते। कारण क्या कि वो प्रस्तोता नहीं थे। जी जी, आप प्रस्तोता भी हैं, आप अभिनेत्री भी हैं, आप कवित्री भी हैं, इस नाते मैं नहीं मैं एक बात बीच में बोलना चाह रहा हूँ। शरद जोशी जी ने
आखिर के 8-10 सालों में मंच से पढ़ना शुरू कर दिया था। सुरेंद्र शर्मा जी उनको लेकर के आए मंच पर, उन्हें प्रेरित किया कि फिर मंच से वो सीधे सीधे गद्य पढ़ते थे और मैंने खूब उनके साथ पढ़ा है। क्या बात। हाँ। शरद जोशी जी, क्या बात। देखो आज बातचीत ये बात आज होने मालूम वाली पड़ी है जी। देखो जी, जी। अब मैं वही कह रहा हूँ जैसे महेंद्र अजनबी जी ने कहा कि जो अच्छा लिखने वाला होता है ना, कुछ संकोची भी होता है, बड़े बड़े महाग्रंथ लिख लिए, लेकिन प्रस्तुति में और रचनाधर्मिता में बहुत फर्क होता है। और जिसके पास दोनों चीजें होती हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा एक टैलेंट, एक हुनर देने वाला। आज की डेट में अगर देखा जाए, कुमार विश्वास कविता में भी शीर्ष पुरुष थे, आज वो राम कथा में भी शीर्ष पुरुष हैं, और मोटिवेशनल स्पीकर में भी उनका कोई सानी नहीं है। तो मैं निवेदन करता हूँ अल्पना सुहासिनी जी से कि अपने प्रतिनिधि कुछ रचनाएं जी आप अपनी हमें सुनाएं। अल्पना सुहासिनी जी, जोरदार ताली के साथ अल्पना सुहासिनी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। असल में मेरा मानना है कि भले ही मंच पर आकर जो प्रस्तुति न देते हों, वो भी साधनारत लोग हैं साहित्य के प्रति, कहीं ना कहीं अपनी साधना में लगे हैं। तो गजलें चूंकि कहती हूँ तो देखिएगा, एक छोटी बहर की गजल है। वाह, छोटी बहर की जी। तेरे मेरे लब की बात, तेरे मेरे लब की बात, कैसे कैसे बन गई सबकी बात। तेरे मेरे लब की बात कैसे बन गई सबकी बात, और ध्यान चाहूंगी कि मैंने चाहा तब की बात। मैंने चाहा तब की बात, वरना तुमने कब की बात। मैंने चाहा तब की बात, बहुत शुक्रिया। मैंने चाहा तब की बात, वरना तुमने कब की बात। और याद है उसको आज का दिन, याद है उसको आज का दिन, भूल गया वो तब की बात। क्या बात, बहुत शुक्रिया। याद है उसको आज का दिन, भूल गया वो तब की बात। और इस शेर पर ध्यान दीजिएगा कि छीन के मुझसे ये दुनिया, छीन के मुझसे ये दुनिया, पूछे वो ये कब की बात। छीन के मुझसे ये दुनिया, पूछे वो ये कब की बात। और हमारे यहाँ जो खाप पंचायतें होती हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सब जगह पर, उन पर कहती हूँ कि फिर पंचायत बैठ गई, फिर पंचायत बैठ गई, होगी बेमतलब की बात। बहुत शुक्रिया। फिर पंचायत बैठ गई, बहुत शुक्रिया। फिर पंचायत बैठ गई, होगी बेमतलब की बात। और ध्यान दीजिएगा कि अपनापन खो बैठोगे, अपनापन खो बैठोगे, छोड़ो भी मजहब की बात। अपनापन खो बैठोगे, छोड़ो भी मजहब की बात। तेरे मेरे लब की बात, कैसे कैसे बन गई सबकी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्पना सुहासिनी जी, सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और कवित्री, मैं बड़ा साधुवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं एक चीज़ बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप अभिनय क्षेत्र से हैं, मैं भी फिल्म क्षेत्र से थोड़ा सा संबंध रखता हूँ। अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाह रहा हूँ वह होते हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित चर्चित गजलकार। आप कई युवा कवियों के मेंटर हैं, आप कई लोगों के प्रेरक हैं। ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व से मैं आपको रूबरू कराता हूँ, उनकी चर्चित गज़लों से। और मैं बड़े ही सम्मान के साथ, दो पंक्तियों के साथ मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, देश के लब्ध प्रतिष्ठित गज़लकार श्री राम अवतार बैरवा जी को। हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं, बेफूक इस धरा को शोले मचल रहे हैं, शोले मचल रहे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ देश के लब्ध प्रतिष्ठित चर्चित गजलकार श्री राम अवतार बैरवा जी को। सतमोला कवियों के सभी दर्शकों श्रोताओं को इस छोटे से अदने से व्यक्ति का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मेरे सम्मान, मेरी भूमिका में जो प्रवीण जी ने शब्द कहे हैं, उन शब्दों पे मैं शायद उतना खरा ना उतर पाऊँ, लेकिन आप सब युवा श्रोता हैं और युवा मन की गज़लें आज मैं आपके सामने रखूँगा कि छिप सका ना इश्क, कुछ इर्स ऐसे रह गए, इर्स बिन सबूत, कि छिप सका ना इश्क
हाँ। कुछ इर्स ऐसे रह गए उनके मेरी कमीज पे जुल्फों के रेशे रह गए कि छिप सका ना इश्क कुछ इर्स ऐसे रह गए उनके मेरी कमीज पे जुल्फों के रेशे रह गए और बालियां वो क्या पकी बाजरे वो क्या कटे। हम सब गाँव के हैं। अभी चेतन जी ने गाँव की कविता सुनाई कि बालियां वो क्या पकी बाजरे वो क्या कटे सारे ठिकाने इश्क के खलियान बन के रह गए और थी बारिश वो सामनी और माटी भी थी चीकनी कि थी बारिश वो सावनी और माटी भी थी चीकनी वो चंद दूर फिसल गए। थी बारिश वो सावनी और माटी भी थी चीकनी वो चंद दूर फिसल गए मेरे बाजू झुके रह गए। थी बारिश वो सावनी और माटी भी थी चीकनी वो चंद दूर फिसल गए मेरे बाजू झुके रह गए और निकले थे दिल खरीदने राजा भी रईस भी कि निकले थे दिल खरीदने राजा भी रईस भी हमें फूल के बदले मिल गया उनके हीरे रखे रह गए। कि निकले थे दिल खरीदने राजा भी रईस भी हमें फूल के बदले मिल गया उनके हीरे रखे रह गए। और आखिरी है कि उनके हीरे रखे रह गए और शीशे सी उनकी शक्ल में हमें शक्ल अपनी दिख गई। शीशे सी उनकी शक्ल में हमें शक्ल अपनी दिख गई हम खुदी के रुख से जीवर रुख मिलाते रह गए। हम खुदी के रुख से जीवर रुख मिलाते रह गए बालियां वो क्या पकी बाजरे वो क्या कटे सारे ठिकाने इश्क के खलियान। बहुत अच्छे बहुत बढ़िया वाह वाह। नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक और युवा मन की गजल कह देता हूँ कि ना गुलाब दे रहा हूँ ना कमल दे रहा हूँ कि ना गुलाब दे रहा हूँ ना कमल दे रहा हूँ जो पहचान है मेरी वो गजल दे रहा हूँ। कि ना गुलाब दे रहा हूँ ना कमल दे रहा हूँ जो पहचान है मेरी वो गजल दे रहा हूँ। अमीर होता बाजार से खरीद लाता नकली अमीर होता बाजार से खरीद लाता नकली गरीब हूँ इसलिए दिल असल दे रहा हूँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अमीर होता बाजार से खरीद लाता नकली गरीब हूँ दिल असल दे रहा हूँ और मैं तो तेरा दीवाना हूँ मुझे नहीं मालूम कि मैं तो तेरा दीवाना हूँ मुझे नहीं मालूम दिल दे रहा हूँ या दखल दे रहा हूँ। कि मैं तो तेरा दीवाना हूँ मुझे नहीं मालूम दिल दे रहा हूँ या दखल दे रहा हूँ। और हमसे नफरत भी है तो बेपरवाह चले आओ हमसे नफरत भी है तो बेपरवाह चले आओ मैं खंजर दे रहा हूँ और मक्तल दे रहा हूँ। खंजर दे रहा हूँ और मक्तल दे रहा हूँ और हमने तो 2 घड़ी में फैसला कर लिया। हमने तो 2 घड़ी में फैसला कर लिया तुम्हें जीवन के सारे पल दे रहा हूँ। बहुत अच्छे 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 वाह वाह। ये थे राम अवतार बैरवा जी मेरे दिल के कवि बहुत बढ़िया चर्चित गजलकार। और मैं आमंत्रित करता हूं देश के लब्ध प्रतिष्ठित एक मुक्तक गीत छंदों के रचयिता युवा हस्ताक्षर चेतन नितिन खरे। बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे आदरणीय बड़े भाई प्रवीण आर्या जी को बहुत बहुत बधाई और सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत प्रणाम। और आइए 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं। आज मुक्तक और गीत के माध्यम से ही अपनी बात करूंगा कविता करूंगा। सुनिएगा 4 पंक्तियां सुनना चाहता हूं कि बात कड़वी है सुन न पाओगे बात कड़वी है सुन न पाओगे पास मेरे नहीं तुम आओगे बात कड़वी है सुन न पाओगे पास मेरे नहीं तुम आओगे झूठ लिखने से बैर मुझको है सत्य कहने पे रूठ जाओगे। और सुनिएगा 4 पंक्तियां कि उन्हीं गलियों से तुम निकलते हो उन्हीं गलियों से तुम निकलते हो मेरे चिन्हों को देख चलते हो उन्हीं गलियों से तुम निकलते हो मेरे चिन्हों को देख चलते हो दोस्त कहते थे पहले मुझको तुम
अब इतना क्यों बताओ जलते वाह, 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 हो, अब इतना क्यों बताओ जलते हो। और हम सभी का नाता कहीं ना कहीं गांव से है। हम ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं, छोटे छोटे गांवों से, कस्बों से चलकर महानगर और मेट्रो से जैसे बड़े शहरों में आते हैं। तब चार पंक्तियां और सुनिएगा कि नदी के धार की खुशबू, वृक्ष के छांव की माटी। ये सतमोला कवियों के चौपाल के हर एक दर्शक के लिए है, आपके गांव के लिए, आपकी मिट्टी के लिए पंक्तियां हैं कि नदी के धार की खुशबू, वृक्ष के छांव की माटी, फागुन चैत भादों क्वार से ले माव की माटी। क्या बात है। नदी के धार की खुशबू, वृक्ष के छांव की माटी, फागुन चैत भादों क्वार से ले माव की माटी। एक पंक्ति में अगर कह सकूं कुछ बात मैं उसकी, अयोध्या और व्रज जैसी तुम्हारे गाँव की, अयोध्या और ब्रज जैसे तुम्हारे गांव की माटी। और गांव के बारे में चार पंक्तियां और सुनिएगा कि डूबते व्यक्ति से पूछो कि क्या है नाव की कीमत, डूबते व्यक्ति से पूछो कि क्या है नाव की कीमत। और सूरज जब चढ़ा हो सिर तो पूछो छांव की कीमत, डूबते व्यक्ति से पूछो कि क्या है नाव की कीमत। सूरज जब चढ़ा हो सिर तो पूछो छांव की कीमत। और संभालना पंक्तियों को कि सोसाइटियां शहरों की बिकती सबने देखी हैं, सोसाइटियां शहरों की बिकती सबने देखी हैं, लगा पाता नहीं पुरखों के कोई गांव की कीमत, लगा पाता नहीं पुरखों के कोई गांव की कीमत। डूबते व्यक्ति से पूछो कि क्या है नाव की कीमत। और अंतिम चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि डूबते व्यक्ति से पूछो कि क्या है नाव की कीमत, डूबते व्यक्ति से पूछो कि क्या है नाव की कीमत। सूरज जब चढ़ा हो सिर तो पूछो छांव की कीमत। सोसाइटियां शहरों की बिकती सबने देखी हैं, लगा पाता नहीं पुरखों के कोई गांव की, बढ़िया बढ़िया, वाह 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 वाह, क्या बात। के कोई गांव की कीमत। ये थे चेतन नितिन खरे जी, देश के लब्ध प्रतिष्ठित छंदकार गीतकार। और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भूली, मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। ब्रेक के बाद सतमोला कवियों के चौपाल में आपका पुनः स्वागत है। अभी तक आप सुन रहे थे देश के बहुत ही प्रतिष्ठित और नामचीन कवियों को, जिन्होंने भारतवर्ष में और भारतवर्ष के बाहर भी अपनी कविताओं से, अपनी रचनाओं से साहित्य का परचम लहराया है। और अब मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ देश के ऐसे मेधावी और अच्छे कवियों को, जो कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जॉनर में प्रसिद्ध हैं। कुछ जो कि क्षेत्रीय रूप से प्रसिद्ध हैं सतमोला कवियों के चौपाल में, इनको आज प्रस्तुत मैं करूंगा। सबसे पहले इन कवियों में मैं प्रस्तुत करूंगा शिव प्रसाद दधीची जी, जो कि बीकानेर राजस्थान से आए हैं। आप रेलवे में कार्य करने के पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं और सेवानिवृत्ति के पश्चात पूर्णकालिक लेखन कार्य कर रहे हैं। अच्छा लिखते हैं, ये आपको उनके कविता सुनने के बाद पता चलेगा। ओज के एक हस्ताक्षर हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ श्री शिव प्रसाद दधीची जी को। दधीची जी का बहुत बहुत स्वागत है। महर्षि दधीची का वंशज हूँ साहब। जी जी, शिव दादीच नाम है मेरा। महर्षि दधीची का वंशज हूँ, शिव दादीच नाम है मेरा।
बीकानेर का वासी हूँ। कच्चे पक्के अल्फाजों से मैं वाणी को सजोता हूँ और त्याग, समर्पण और भावना मातृभूमि के लिए रखता हूँ और मातृ शारदे को वंदन करके गीत अमन के पढ़ता हूँ। वाह वाह। मातृ शारदे को वंदन करके गीत अमन के पढ़ता हूँ। गीत में जब प्रीत लिखोगे तो करुणा वंदन हो जाएगा। गीत में जब प्रीत लिखोगे तो करुणा वंदन हो जाएगा और प्यार करोगे मस्त हवा से, गीत बासंती हो जाएगा। वाह वाह। और लिख दोगे जब गीत वतन पे, लिख दोगे जब गीत वतन पे, वीर शहीदों का अभिनंदन वंदन हो जाएगा। मात पिता ने बेटे भेजे अपने घर के आंगन से, मात पिता ने बेटे भेजे अपने घर के आंगन से और रात रात भर जागे यारों बर्फीली चट्टानों में, और करी हिफाजत वतन की जिसने, करी हिफाजत वतन की जिसने, अपने अंतिम सांसों तक उन बेटों की बलिवेदी पर सारा देश यदि श्रद्धा सुमन चढ़ाएगा तो सच कहता हूं यारों मेरे, उन वीरों का, उन बेटों का तर्पण अर्पण वंदन अभिनंदन हो जाएगा। वाह वाह वाह। उन बेटों का तर्पण अर्पण अभिनंदन हो जाएगा। सुहाग सेज पर नारी क्या है, मातृ शक्ति को दो पंक्तियां देना चाहता हूं मित्रों कि सुहाग सेज पर बैठी बोली, प्रियतम मेरे, सीमा पर दुश्मन ने फिर ललकारा है, सीमा पर तुम लड़ने जाओ, दुश्मन के तुम सर काटो, फिर आकर मांग मेरी तुम भर लेना, और हो गए शहीद तो कसम तुम्हारी जोड़ा नहीं उतारूंगी मैं, हो गए शहीद तो कसम तुम्हारी जोड़ा नहीं उतारूंगी मैं, और तेरे नाम की मेहंदी से मैं सारा जीवन जी लूंगी मैं, तेरे नाम की मेहंदी से मैं सारा जीवन जी लूंगी मैं। देश का सैनिक सीमा पर लड़ते लड़ते अमर शहीद हो जाता है, अपने ही प्राणों से वो देश बड़ा कर जाता है। वाह वाह। अपने ही प्राणों से वो देश बड़ा कर जाता है। और देश की वर्दी कब घबराई इन आतंकी आकाओं से, देश की वर्दी कब घबराई इन आतंकी आकाओं से। अरे उसने सदा मात खाई है आस्तीन के सांपों से, उसने सदा मात खाई है आस्तीन के सांपों से। लिखो कलमकारों, अब तुमको लिखना ही होगा। जी जी जी। क्रांति का अब तुमको गाना ही होगा। और कलम तुम्हारी घबराई तो फिर पछताना पड़ जाएगा, और राजनीति के छल छंदों से मेरा भारत बिक जाएगा। वाह वाह वाह। राजनीति के छल छंदों से मेरा भारत बिक जाएगा। इसलिए हमको लाल रक्त से लिखनी नहीं कहानी होगी, और भारत की हर चोटी पर विजय ध्वजा फहरानी होगी। दिल्ली की आंखों में भी देखो पौरुष का पानी है, दिल्ली की आंखों में भी देखो पौरुष का पानी है। अरे दुश्मन को समझा दो ये धरती हिंदुस्तानी है। वाह वाह वाह। दुश्मन को समझा दो ये धरती हिंदुस्तानी है। हमको अपने लाल रक्त से लिखने नहीं कहानी होगी, और राष्ट्र ध्वजा पूरे देश में फहरानी होगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत अच्छी रचना और उतना ही अच्छा प्रस्तुतिकरण शिव दादीची जी का, और ऐसे ही लिखते रहें और ऐसे ही आप लोग सुनते रहें, बहुत बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं प्रस्तुत करूंगा हरदोई उत्तर प्रदेश के देवेंद्र चौहान सुरेश जी को, जो कि आप बैंक प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हैं और 20 वर्षों से रचनाएं लिख रहे हैं, और अभी सेवानिवृत्ति के बाद में पूरा समय रचनाओं में लेखन में है। आप ओज लिखते हैं और बहुत से छंदों में लिखते हैं, सवैया लिखते हैं, दोहे लिखते हैं। आज ये देश प्रेम पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। और आपके बारे में एक बात और है, आपकी 2 पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं। एक पुस्तक है मेवाड़ प्रताप और दूसरी पुस्तक है देवारचंद के नव्य स्वर, और आपको राष्ट्र धर्म पुरस्कार भी इसके लिए प्राप्त हो चुका है। तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ में श्री देवेंद्र सिंह चौहान जी को आमंत्रित करता हूँ। देवेंद्र सिंह चौहान जी, स्वागत है। धन्यवाद। पावन रज का वंदन है, अभिनंदन वीर जवानी का, सिंदूर की जो देती आहुति उस नारी शक्ति भवानी का। वाह वाह। सिंदूर की जो देती आहुति उस नारी शक्ति भवानी का, शुचि संस्कृति के बीज मन बोए यहाँ हैं, पग भारती के वीर जन धोए यहाँ है। रज शीस धर कर दंडवत
अति मुदित मन जो खेल होली रक्त यरि से धीर जन सोए यहाँ है, धीर जन सोए यहाँ है। वाह, उत्तम उत्तम। देश की माटी मेरे चंदन से कम नहीं, देश की माटी मेरे चंदन से कम नहीं, अनुपम पुनीत भूमि जो नंदन से कम नहीं, अनुपम पुनीत भूमि जो नंदन से कम नहीं। निज लोक छोड़ देव भी आने को मन करे, रजकंक वंदन ईश के वंदन से कम नहीं, रजकंक वंदन ईश के वंदन से कम नहीं। कभी हनुमान बन, कभी हनुमान बन हर रोम में श्री राम लिख देते, कभी वन राधिका मधुबन में मृदु घन श्याम लिख देते। नहीं है भेद प्यारे आत्मा परमात्मा में कुछ, इसी से मृत्यु को गीता में चिर विश्राम लिख देते। वाह, उत्तम उत्तम। इसी से मृत्यु को गीता में चिर विश्राम लिख देते। वंदे मातरम। जी जी, बहुत बहुत अच्छा आपने। देवेंद्र जी ने एक देशभक्ति की एक बहुत अच्छी रचना प्रस्तुत की, और ऐसी रचनाओं से निश्चित रूप से एक जो आह्वान है अच्छे कार्यों का, और अच्छी रचनाओं से निश्चित रूप से आप सभी आनंदित होंगे। अभी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे अच्छे लाल तिवारी जी को, जो कि राही उपनाम से लिखते हैं और जौनपुर उत्तर प्रदेश से आए हैं। आप सामाजिक विषयों पर बहुत अच्छा लिखते हैं, छंदबद्ध कविताएं लिखते हैं, सारे छंदों में लिखते हैं, और आप चूँकि वैद्य हैं तो आप जानते हैं सभी लोग कि वैद्य को कभी कभी कविराज कहता है, तो ये कविराज भी हैं और वैद्य होने से भी कविराज हैं। तो आज ये वृद्धावस्था के ऊपर अपनी एक रचना प्रस्तुत करेंगे, और वो रचना आप सुने। और जी तिवारी जी। मंच को नमन। बुघौती कविता का शीर्षक है बुघौती। बुघौती कहाँ कैसे है, ये अवधि रचना है, आपके सामने प्रस्तुत है सवैया छंद में। स्वागत बात चाहूँगा। जी स्वागत है आपका। हंसी खुशी से बीते केहू के आंसू बहावई बुघौती। वाह वाह। और केहू के चैन से रहने कटई दिन राती, केहू तड़ पावई बुघौती। और लायक जब परिवार मिले खटिया पे पर गावई बुघौती। वाह वाह। और जवानी में जे बेपरानी रही मेहरारू बदे मुँह बावई। अरे वाह, क्या बात है। देखिए, वृद्धावस्था में परिवार की बड़ी आवश्यकता होती है। जी जी। दुख तो वही जानते होंगे जो जवानी में विधुर हो चुके हैं। दूसरा छंद देखिए। तो साधी समय का तो मौन रही का तो गीता के पाठ पढ़ावई बुघौती। और कहीं दूधे घिये से आजाद यही का तो पानी बिना तरसावई बुघौती। वाह वाह। और जे ही भागी में सेवा लिखे विधना, ओकरा के बदे बहु भावई बुघौती। और भावू में जहाँ भावू रही भगवान करई नहीं आवई बुघौती। वाह वाह वाह, क्या कामना है। में बूढ़ों की कदर न हो वह बुघौती न आए तो अच्छी बात है। तीसरा सभी छंद देखें। पग पग पे मिलई अपमान कतहूँ सम्मान बढ़ावई बुघौती। तो कहीं पग पग पे मिलई अपमान कतहूँ सम्मान बढ़ावई बुघौती। और लक्ष्मी की कृपा जो रही घर माँ तब तीर्थ धाम करावई बुघौती। वाह वाह, क्या भाव है। और पेंशन जो सरकारी मिलई परिवार कहीं नहीं जावई बुघौती।
पेंशन जो सरकारी मिलई परिवार कहीं नहीं जावई बुढ़ौती, अब मजबूरी अब सेवा से दूरी रही तो सबूरी में दाढ़ी हिलावई वाह वाह, बुढ़ौती। वास्तविकता वास्तविकता। अंतिम सवैया छंद देखें, बुढ़ौती की इन समस्या के ऊपर सरकार को ध्यान देने के लिए मैंने अंतिम सवैया छंद आपके चैनल के माध्यम से सरकार या जिम्मेदार लोगों के पास भेजना चाहता हूँ। देखिए अंतिम सवैया छंद है। नीचे नीचे रखें जरा। और समय पर समय पे समय रहते समयोचित कदम उठाई न जाए। क्या बात है, क्या बात है। समय पर समय से समय रहते समयोचित कदम उठाई न जाए। और लड़किया ने और परानी के अनुशासन के पाठ पढ़ाई न जाए। तो देखी बुढ़ौती के दीन दशा, देखी बुढ़ौती के दीन दशा, फिर का करब पछवा पछताए। जब देश के वृद्धा आश्रम में जगह न रहे खटिया भरी जाए। वाह वाह वाह, क्या वास्तविकता है। जय भारत। अभी आपने देखा कि तिवारी जी ने किस तरह से एक देश की समस्या जो कि विकराल होती जा रही है, क्योंकि शिक्षा का स्तर बढ़ गया है, स्वास्थ्य का स्तर बढ़ गया है, लेकिन लोगों में समर्पण की भावना कम हो रही है। तो बहुत अच्छा विषय उठाया, बहुत बहुत साधुवाद आपको, और आप सबको भी रचना अच्छी लगेगी। और अब इसी क्रम में मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से ही पधारे हुए मैन बहादुर यादव जी को प्रस्तुत करूँगा। आप शिक्षाविद हैं और एक अपना इंटर कॉलेज यानी विद्यालय चलाते हैं, संचालन करते हैं उसका। सामाजिक विषयों पर लिखते हैं और समसामयिक विषयों पर लिखते हैं, और ये अपने विद्यालय कार्य के अलावा साहित्य की पूरी सेवा में लगे हैं। और आप हमारे सतमोला कवियों के चौपाल के मानद निदेशक भी हैं। तो स्वागत है मैन बहादुर यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान समय में महिलाओं के प्रति जो अत्याचार बढ़ गए हैं उन पर एक है रचना मेरी। जी स्वागत है आपका। कैसे जन्म सुता को दें खुद ही माए डरी हुई, कैसे जन्म सुता को दें अब खुद ही माए डरी हुई, हैं पग पग उन्हें नोचने को गिद्धों से राहें भरी हुई। वाह वाह वाह। हैं पग पग उन्हें नोचने को गिद्धों से राहें भरी हुई, सोच सोच तन कांप रहा मन विचलित है माओं का, सोच सोच तन कांप रहा मन विचलित है माओं का। विडंबना है, विडंबना है। देख सुता की करुण दशा, देख सुता की करुण दशा, साहस विचलित है माओं का। अब जन्म अगर हो दुहिता का, अब जन्म अगर हो दुहिता का, बोले डर जननी परी हुई, कैसे जन्म सुता को दें अब खुद ही माएँ डरी हुई। बड़ी व्यवस्था है पग पग उन्हें नोचने को गिद्धों से राहें भरी हुई, कैसे बिहसें जनक सुताएं पग पग खड़ा दशानन है, कैसे बिहसें जनक सुताएं पग पग खड़ा दशानन है। कहाँ कहाँ पहुँचे मोहन जब मन मन बसा दुशासन है, देख चहकती परियों को, देख चहकती परियों को जब कुत्सित मनसा हरी हुई, कैसे जन्म सुता को दें अब खुद माए हैं डरी हुई। क्या चित्रण किया है, सही है पग पग उन्हें नोचने को गिद्धों से राहें भरी हुई, सरस्वती का रूप बेटियां ये चामुंडा दुर्गा काली हैं। वाह वाह। सरस्वती का रूप बेटियां ये चामुंडा दुर्गा काली हैं,
पालन सृजन करें सृष्टि का, इस जहां की ये हरियाली है। वाह वाह, क्या उपमा है। क्या भाव तुम्हारे मन उपजे, क्या भाव तुम्हारे मन उपजे, जो दृष्टि इतनी जरी हुई। कैसे जन्म सुता को दें, अब खुद माए हैं डरी हुई। है पग पग उन्हें नोचने को, गिद्धों से राहें भरी हुई। कैसे जन्म सुता को दें, अब खुद हैं माए डरी हुई। एक दूसरी रचना है जी, स्वागत है। वर्तमान समय में नेताओं के ऊपर है, ये किसी दल विशेष से नहीं है, सब पे समान रूप से लागू है। घूमा करते जसमदारी गांव गांव में, घूमा करते जसमदारी गांव गांव में। क्या दृश्य बनाया है। फिरते मारे मारे नेता तस चुनाव में। घूमा करते जसमदारी गांव गांव में, है फिरते मारे मारे नेता तस चुनाव में। गांव की राहों में गाड़ियों का मेला है, गांव की राहों में गाड़ियों का मेला है। नेताजी के मेले में तू खड़ा अकेला है। क्या वास्तविकता है। डूबो ना मझधार में, डूबो ना मझधार में, बैठ इनकी नाव में। घूमा करते जसमदारी गांव गांव में। क्या मजबूरी है। न कर यकीन तू वादों पर, न कर यकीन तू वादों पर, ये चुनावी बेला है। तुमको रिझाने का यह तो इनका खेला है। तुझको रिझाने का यह तो इनका खेला है। कर जरा विचार तू, कर जरा विचार तू, बैठ टूटी ठाव में। घूमा करते जसमदारी गांव गांव में। क्या चेतावनी गीत बन गया ये तो। मीठी मीठी बातों से अब तुम्हें लुभाएंगे, मीठी मीठी बातों से अब तुम्हें लुभाएंगे। जिनको तुम सुने नहीं काम वो गिनाएंगे। योजना का मेघ बरसे, योजना का मेघ बरसे, पीपल की छांव में। क्या प्रलोभन है। घूमा करते जसमदारी गांव गांव में। जीत कर चुनाव ये हमको तुमको चूसेंगे, जीत कर चुनाव ये हमको तुमको चूसेंगे। कागज के घोड़ों से फिर राज को मूसेंगे। वाह वाह वाह। बातों का ही मरहम देंगे, बातों का ही मरहम देंगे, तेरे मेरे घाव में। घूमा करते जसमदारी गांव गांव में। पाते ही कुर्सी नेता देव बन जाएंगे। तेरे मेरे मुद्दों को ना सदन में उठाएंगे। छिप जाते जनता के मुद्दे, छिप जाते जनता के मुद्दे, इनकी कांव कांव में। घूमा करते जसमदारी गांव गांव में। तेरे मेरे ओटों का जब हाथ इनके ठेला होगा, तेरे मेरे ओट का जब हाथ इनके ठेला होगा। कुर्सी के लाने फिर दल बदल का खेला होगा। बिक जाते दो कौड़ी वाले, बिक जाते दो कौड़ी वाले, हीरों के भाव में। घूमा करते जसमदारी गांव वाह 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 वाह। फिरते मारे मारे नेता तस चुनाव में। घूमा करते जसमदारी गांव गांव। ये थे श्री मैन बहादुर यादव जी, जिन्होंने सामाजिक सरोकार में निश्चित रूप से एक बेटियों के ऊपर बहुत अच्छी रचना जी कि किस प्रकार बेटी की माँ या परिवार भयग्रस्त होता है बेटी के बाहर जाने में, और साथ साथ समसामयिक विषय जो चुनाव पर एक बहुत सदी हुई और अच्छी जरूर बोलना। और अब आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ शायर आबिद राहतगढ़ी को, जो कि सागर मध्य प्रदेश से आए हैं और ये एक अच्छे गज़लकार और बहुत अच्छे शायर हैं। जब शायर को आप सुनेंगे इनको
तो अब पता चलेगा कि किस प्रकार से कोई शायर देश प्रेम पे लिख सकता है और श्रृंगार तो गज़ल में लिखेगा ही। और आप एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं और जो कि सामाजिक संगठन समाज के विकास के लिए कार्य करते हैं। तो स्वागत है राहतगढ़ी जी। कौमी एकता इत्तेहाद का परचम लहराते हुए ये शेर आपकी खिदमत में मैं रख रहा हूँ। स्वागत है। कि लड़ेंगे देश की खातिर, लड़ेंगे देश की खातिर, जब तक जिस्मों में जान बाकी है। अभी हिंदू सलामत है, अभी मुसलमान बाकी है। वाह वाह वाह। और जब भी खतरे में हो वतन की सरहदें, हमें आवाज़ दे देना, अभी वतन पर मिटने के लिए हमारा ख़ानदान बाकी है। वाह। और ये गज़ल जो मैंने कही है आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। ऐ मोहब्बत आज़माना हमने सीखा ही नहीं, ऐ मोहब्बत आज़माना हमने सीखा ही नहीं, दिल लगा कर दिल दुखाना हमने सीखा ही नहीं। वाह वाह वाह। दिल लगा कर दिल दुखाना हमने सीखा ही नहीं, अपने वादे से मुकरना तुमको आता है मगर, अपने वादे से मुकरना तुमको आता है मगर, बेवफाई का फसाना हमने सीखा ही। वाह वाह वाह, क्या बात है। बेवफाई का फसाना हमने सीखा ही नहीं। और ये शेर देखें जो मुझे बहुत पसंद है। एक ही से दिल का सौदा उम्र भर को कर लिया, वाह वाह। एक ही से दिल का सौदा उम्र भर को कर लिया, हर किसी से दिल लगाना हमने सीखा ही नहीं, हर किसी से दिल लगाना हमने सीखा ही नहीं। और ये शेर भी देखें। भूल जाने का हुनर सीखा है तुमने बाकमाल, भूल जाने का हुनर सीखा है तुमने बाकमाल, भूल जाना और भुलाना हमने सीखा ही नहीं, भूल जाना और भुलाना हमने सीखा ही नहीं, तुमने सीखा है बखूबी तुम सियासतदान हो, तुमने सीखा है बखूबी तुम सियासतदान हो, खून नाहक का बहाना हमने सीखा ही नहीं, खून नाहक का बहाना हमने सीखा ही नहीं। और ये शेर भी देखें। अच्छा। मुफलिसों के खून से मत रंग सियासत रहने दे, मुफलिसों के खून से मत रंग सियासत रहने दे, मुफलिसों का घर जलाना हमने सीखा ही नहीं, मुफलिसों का घर जलाना
हमने सीखा ही नहीं। और ये शेर भी देखें, मुस्कुरा कर गैर की बाहों में बाहें डाल कर, बेझिझक नजरें मिलाना हमने सीखा ही नहीं। और ये शेर भी देखें कि शेर में अपने तुम्हारा तज़किरा करता रहा, शेर अपना गुनगुनाना हमने सीखा ही नहीं। शेर अपना गुनगुनाना हमने सीखा ही नहीं। और ये शेर मक्ते का शेर है, हम तो आबिद खामियां अपनी गिनाते थक गए, हम तो आबिद खामियां अपनी गिनाते थक गए, खूबियां अपनी गिनाना हमने सीखा ही नहीं। खूबियाँ अपनी गिनाना हमने सीखा ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आबिद जी, जिन्होंने समा बांध दिया निश्चित रूप से अपनी रचनाएं देश प्रेम के लिए आपने शेर कहे। उसके बाद में निश्चित रूप से बहुत अच्छा श्रृंगार पे गज़ल जो थी इनकी, वो एक बहुत स्त्री गज़ल थी। आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग सराहेंगे। और इसके बाद में अपने वीडियो सेगमेंट में मैं आज प्रस्तुत करूंगा राजस्थान डीडवाना के मूल रूप से निवासी छोटू सिंह प्रजापत, जो कि आजकल एक कंपनी में सऊदी अरबिया में टेक्नीशियन और इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। वो आप चूँकि डीडवाना में जन्म हुआ है तो राजस्थानी संस्कृति से पले बड़े हैं, और आप स्नातक हैं। स्नातक के बाद कंप्यूटर शिक्षा ली हुई है इन्होंने, और टेक्नीशियन की पढ़ाई करने के बाद में पदस्थापित हुए हैं। ये पिछले 4-5 वर्षों से विदेश में रह रहे हैं, और विदेश में ही आपके मन में काव्य के अंकुर फूटे, और बहुत ही अच्छी रचना लिखते हैं। सामाजिक विषयों पर लिखते हैं, परिवार के और विषयों पर बहुत अच्छा लिखते हैं, देश पर भी लिखते हैं। और आप इस अपने कार्य के अलावा, रचना के अलावा एक पत्रिका सब दर्पण पत्रिका में एक पत्रकार के रूप में भी काम करते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। तो सुने छोटू सिंह प्रजापत जी को। नमस्ते, आमंत्रित करने के लिए हार्दिक आभार। और आज मेरी रचना प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है भाई का प्यार। भाई का प्यार। तो शुरू करता हूँ। एक बात पूछूं तुझको बताना भैया जी, ना छिपाना भैया जी, कितने हैं रहते हो तुम चिंता में भैया जी, कितने हैं रहते हो तुम चिंता में भैया जी, परिवार में तुम्हें हो बड़े सबसे हो भैया जी, परिवार में तुम्हें हो बड़े सबसे हो भैया जी, कितने रहते हो तुम चिंता में भैया जी, कितने रहते हो तुम चिंता में भैया जी, जब हम थे छोटे छोटे चल बसे थे पिताजी, जब हम थे छोटे छोटे चल बसे थे पिताजी, सबसे थे तुम बड़े परिवार में भैया जी, सबसे थे तुम बड़े परिवार में भैया जी, सारा था खेती का मम्मी अकेली थी, सारा था खेती का मम्मी अकेली थी, जाते थे हम स्कूल आप जाते खेतों में, जाते थे हम स्कूल
आप जाते खेतों में, घर के ते खर्च बहुत, चिंता में भैया जी, घर के ते खर्च बहुत, चिंता में भैया जी, कितने हैं रहते हो तुम चिंता में भैया जी, कितने हैं रहते हो तुम चिंता में भैया जी। होली कभी दिवाली सिलसिला त्योहारों का, होली कभी दिवाली सिलसिला त्योहारों का, घर में ते खर्चे बहुत चलाना मुश्किल था, घर में ते खर्चे बहुत चलाना मुश्किल था, बहनें हुई जब बड़ी चिंता थी शादी की, बहनें हुई जब बड़ी चिंता थी शादी की, चलाना घर मुश्किल था रिश्ता भी जरूरी था, चलाना घर मुश्किल था रिश्ता भी जरूरी था, लेकर शादी को तुम चिंता में भैया जी, लेकर शादी को तुम चिंता में भैया जी, कितने हैं रहते हो तुम चिंता में भैया जी, कितने हैं रहते हो तुम चिंता में भैया जी। हमारे हो पितृ समान आदर्श हो भैया जी, हमारे हो पितृ समान आदर्श हो भैया जी, एक बात पूछूं तुझको बताना भैया जी, ना छिपाना भैया जी, कितने हैं रहते हो तुम चिंता में भैया जी, कितने हैं रहते हो तुम चिंता में भैया जी। और मेरी दूसरी रचना प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है विश्व योग दिवस। विश्व योग दिवस मनाते हैं सब उत्सव के साथ, मनाते हैं सब उत्सव के साथ, चाहे बच्चे हो या बुजुर्ग, चाहे बच्चे हो या बुजुर्ग, स्कूल में या कॉलेज में, स्कूल में या कॉलेज में, योग को लेकर सभी मौज में, योग को लेकर सभी मौज में, करते हैं सभी वरिष्ठ और जवान, करते हैं सभी वरिष्ठ और जवान, बच्चे मेडिटेशन और व्यायाम, बच्चे मेडिटेशन और व्यायाम, करते हैं सभी प्राणायाम, करते हैं सभी प्राणायाम, ताकि शुरुआत कर सके योग की, ताकि शुरुआत कर सके योग की, बता सके दूसरों को जब, बता सके दूसरों को जब, कैसे रहना है स्वस्थ भी, कैसे रहना है स्वस्थ भी। पहले बहुत थी जागृति योग में, पहले बहुत थी जागृति योग में, कम करते थे योग तभी, कम करते थे योग तभी, वर्तमान में बढ़ रही जागृति योग में, वर्तमान में बढ़ रही जागृति योग में, बहुत करते हैं योग अभी, बहुत करते हैं योग अभी। पहले बहुत समय था लोगों में, पहले बहुत समय था लोगों में, कम मालूम था योग में, कम मालूम था योग में। बदल रहा है समय अभी का, बदल रहा है समय अभी का, बज उठी विश्व में घंटी, बज उठी विश्व में घंटी। ऐसा एक प्राइम मिनिस्टर आया, ऐसा एक प्राइम मिनिस्टर आया, योग को सबके सामने लाया, योग को सबके सामने लाया, संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाया, संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाया, दिसंबर 2014 को पास करवाया, दिसंबर 2014 को पास करवाया और 2015 में प्रथम विश्व योग दिवस मनाया, 2015 में प्रथम विश्व योग दिवस मनाया। धीरे धीरे सभी को पसंद आया, धीरे धीरे सभी को पसंद आया, विदेशों ने भी खूब अपनाया, विदेशों में भी सभी ने अपनाया और भारत का सब जगह डंका बजाया, और भारत का सब जगह डंका बजाया और भारत के तिरंगे का विश्व में मान बढ़ाया, भारत के तिरंगे का विश्व में मान बढ़ाया। और मेरी रचना वाणी को विराम देता हूँ। सभी श्रोतागणों का हार्दिक आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ये थे छोटू सिंह प्रजापत जो कि सऊदी अरब में थे और देश से बाहर रह के किस तरह व्यक्ति को परिवार की याद आती है और जिन संबंधों को यहाँ जीते हुए रोज़ाना जिनसे मिलता है व्यक्ति, और वो उसके बारे में जो रचना इन्होंने दी है वो रचना निश्चित रूप से काबिल तारीफ़ है, इनकी भावनाएं हैं। और दूसरी रचना इन्होंने जो कि देश के ऊपर लिखी है और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रशंसा के बारे में या वास्तविकता के बारे में लिखी है, इसका विवेचन आप करेंगे। बहुत अच्छे रचनाकार हैं, निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़े हैं, बार बार आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
सतमोला कवियों चौपाल की ओर से निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आप भी कवि हैं, बाल कवि हैं या बाल कवित्री हैं, या आप 60 साल के भी नामांकुर हों, बड़े मैं वेदना के साथ कहना चाहता हूँ, 70 साल के जो कवि हैं, श्रेष्ठ कवि हैं, आज भी उनका मंच उपलब्ध नहीं हो पाता और टीवी प्लेटफॉर्म तो हो ही नहीं पाता। ऐसी चीज़ में, अगर ऐसी परिस्थितियों में सतमोला कवियों की चौपाल एक आपके लिए संजीवनी है, सही मायने में आपके लिए ये एक आशा की किरण है। और मैं ज़रूर ये चाहता हूँ कि आप हमारे टीवी शो के साथ जुड़ें। टीवी शो में जुड़ने का एक बहुत अच्छा एक माध्यम है कि आप हमारे कार्यक्रम के लिए 5 वर्ष के सदस्य बने। आप 6-6 महीने के अंतराल में आप हमारे टीवी शो पे पधार सकते हैं, आ सकते हैं। 5 वर्ष में यानी 10 बार आप काव्य पाठ कर सकते हैं। आप हिंदी नहीं, सभी भारतीय भाषा, जितनी भी भारतीय संविधान में स्वीकृत भारतीय भाषाएं हैं, आप उनमें काव्य पाठ कर सकते हैं। चाहे वो आपकी आंचलिक बोली हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, चाहे ब्रिज हो, चाहे अवधी हो, चाहे खड़ी बोली हो, चाहे वो कोई सी भी आंचलिक बोली हो, चाहे वो कुमाऊनी हो, आप उसमें भी काव्य पाठ कर सकते हैं। और आप अपने को अधिक से अधिक दर्शकों तक आपकी कविता पहुंचेगी। तो अगर आप हमारे टीवी शो के साथ जुड़ना चाहते हैं कविता पाठ के माध्यम के लिए, तो टीवी स्क्रॉल पे चल रहा नंबर 9711828183 पर आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। तुरंत हमारी टीम आपको उत्तर देगी। और इसी प्रकार आप हमारे साथ हमारे टीवी शो सतमोला कवियों की चौपाल के साथ जुड़े रहें। निरंतर हर रविवार को आपसे मिलते रहेंगे। अगले रविवार फिर मिलते हैं सतमोला कवियों की चौपाल में। अब हम उस चरण में चलते हैं, कार्यक्रम के अंतिम चरण में। कार्यक्रम में आज हम मिलने जा रहे हैं लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार, सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर डॉक्टर संजय पासवान जी। डॉक्टर संजय पासवान जी, आप अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में आप केंद्रीय मंत्री रहे। आप वर्तमान में आप बिहार विधान परिषद के आप सदस्य हैं और प्रमुख साहित्यकार हैं। और आपने अनेक जीवन के छात्र जीवन से आपने उतार चढ़ाव देखे हैं। आप भाजपा में भी कई जिम्मेदारियां रही और आपका एक नाम बहुत तेज तर्रार सांसद के रूप में जाना जाता रहा है। आप तेज तर्रार केंद्रीय मंत्री रहे हैं। मैं सतमोला कवियों की चौपाल की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ में उपस्थित हैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद दिल्ली प्रदेश के पूर्व महामंत्री और प्रचार विभाग के इंद्रप्रस्थ संवाद केंद्र पत्रिका के टोली के सदस्य श्री मनोज शर्मा जी। अब मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रहा हूं वह है देश के लिए प्रतिष्ठित इतिहासकार डॉक्टर प्रमांशी जयदेवा। आप पटना से हैं। आप वहाँ महाविद्यालय में आप शिक्षण कार्य में आप लगे हुए हैं। साथ ही साथ आप हमारी भाभी भी होती हैं, अर्थात आप प्रोफेसर डॉक्टर संजय पासवान जी की धर्मपत्नी हैं। मैं आपका अपने शो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री अक्षय कुमार अग्रवाल जी। आप सतमोला कवियों की चौपाल के आप मानद निदेशक हैं और इन प्रस्तुत साहित्य भारती में आप कोषाध्यक्ष का काम देखते हैं। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाह रहा हूं, मैंने उनका पूर्व में परिचय भी दिया। उनका नाम होता है प्रोफेसर डॉक्टर संजय पासवान जी। डॉक्टर संजय पासवान जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। आप अपने पहले मन की बात करें, फिर मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा। तो मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर डॉक्टर संजय पासवान जी को। जी, आप सब दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है कि मैं कितना इस प्रोग्राम के प्रति उत्सुक था कि मेरी तबीयत खराब 5-6 दिन चल रही है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि प्रवीण जी ने आमंत्रण दिया है तो मुझे चलना ही चाहिए। और मैं इनसे
परमिशन थोड़ा मांग के कि मैं थोड़ा पहले आ जाऊंगा। और जिन कवियों से मेरा मिलना हुआ और जिन कवियों को मैंने सुना, भले ही उनका नाम कम हो, लेकिन उन सबों में जो भाव देखा हमने, जो भावनाएं देखी हमने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, जो बदलाव की भावनाएं देखी हमने, और अद्भुत लगा मुझे। और इन लोगों को अगर कहा जाए कि नवोदित हैं, नव अंकुरित हैं, ये मैं नहीं मानूंगा, बल्कि उनमें अंकुरण हो चुका है, स्फुरण हो चुका है। और उनको सुनने के बाद ऐसा लगा, मुझे तो बड़ा अंदाज़ा नहीं था कि इतने काबिल लोग भी गांव देहात में, देखा मैंने मध्य प्रदेश से लोग आए हुए हैं, हमारे यूपी पूर्वोत्तर यूपी से आए हुए लोग हैं, देखा हमने राजस्थान से लोग आए हुए हैं। तो ऐसे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इन तमाम मेधावी लोगों को, मेधावी कवियों को एक साथ एकत्रीकरण की ज़रूरत है। और एकत्रीकरण से कैसे एकीकरण हो, इस काम में भाई प्रवीण जी लगे हुए हैं और हमारा साहित्य परिषद लगा हुआ है। एकत्रीकरण से एकीकरण हो, ध्रुवीकरण न हो, इसीलिए ये बड़ी बात हो रही है। मुझे लगता है कि एक बड़ा प्रयास चलेगा तो निश्चित तौर से ऐसे इन कवियों में से किसी को राजभाषा पुरस्कार मिलेगा, किसी को पद्मश्री अवार्ड मिलेगा, कोई कुछ और करेगा, या कोई कविता लिख के खुश होगा और उस समाज में बदलाव होगा। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम करने से निश्चित तौर से एक समाज में बदलाव होता है। और जो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, हमने देखा कि आप एक दुपट्टा ही दे रहे हैं उन कवियों को, उन कवित्रियों को, तो वो लेने के लिए जो एक भाव जगा हुआ है उनके मन में कि सम्मान मिल रहा है, मुझे लगता है ये बड़ा काम साहित्य परिषद, साधना चैनल और भाई प्रवीण जी कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे कार्यक्रम करने से निश्चित तौर से सबका मनोबल बढ़ता है और देश में एक ताकत बनती है। मैं आपकी पूरी टीम को, भाई प्रवीण भाई, बधाई देता हूँ कि आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण काम इस मौके पर उठाया है। और आज जब देश में प्रधानमंत्री जी, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो देश को नंबर 1 बनाने में लगा हुआ है, आइए हम सब मिल करके कैसे कविता के माध्यम से, कविता भी एक विधा है, इस विधा से कैसे सामाजिक छटपटाहट से बाहर निकल सकते हैं, एक अच्छी नैरेटिव कर सकते हैं। ये कविता के माध्यम से एक अच्छा खासा हम लोग सामाजिक समरसता के, सामाजिक समता के, सामाजिक रूपांतरण के जो नैरेटिव कर सकते हैं, उसका काम करने का काम प्रयास कर रहे हैं भाई हमारे प्रवीण जी। मेरी पूरी शुभकामना सुभाषित है, इसलिए मैं आ भी गया। मैं अपने को रोक नहीं सका, मैं बीमार था, मेरा आवाज़ फंसा हुआ लग रहा है और मैं आ गया। मुझे मेरी पूरी शुभकामना है, शुभेच्छा है कि कार्यक्रम दिन दुनिया चौगुनी आगे बढ़े। आदरणीय भाई साहब, अभी आपने जैसे कहा कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे हृदय सम्राट अटल बिहारी वाजपेयी जी हों। अटल बिहारी वाजपेयी जी तो स्वयं में एक बहुत श्रेष्ठतम कवि थे। उनकी मेरी क्या उन कविताएं आपने पढ़ी होंगी, मैंने उनके साथ और वर्तमान में हमारे राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री जी भी, वो भी जब संसद में बहुत वातावरण कटु हो जाता है तो वो किसी ना किसी कवि की पंक्तियों को उद्धृत करते हुए वो वातावरण को एक हल्का करने के, बड़ा शांत करने की कोशिश करते हैं और उससे ठाके भी लगते हैं। तो कभी ऐसा भी प्रसंग आया अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कि जब ऐसा आपने संसद में आपने सहभागिता की, जब ऐसा वातावरण हुआ और उस समय साहित्य की क्या जिसको बोलते हैं ना, साहित्य का एक जो सुखद अनुभव कि साहित्य ने उस वातावरण को हास्य विनोद के माध्यम से, कविता के माध्यम से ऐसा वातावरण बदलने का अपनी सक्षमता दिखाई है। एक बार की बात है कि हाउस में बिहार में कुछ लोग मारे गए थे, तो हमने 0 आवर में क्वेश्चन उठाया था कि हाउस को चलना बंद करवाना चाहिए और हाउस न चले और बिहार में जो मरे हुए लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए। तो अटल जी हमारे प्रधानमंत्री थे, हमारे साथ थे, तो उन्होंने उठ के कहा कि भाई जिनको जाना था चले गए, जिनको जाना था चले गए, मगर अब तुम क्यों जा रहे हो? अब हमको उन्होंने कहा कि तुम क्यों हाउस होके जा रहे हो? और समस्याओं पे चर्चा हुई, हम लोग बैठे, बाइकआउट नहीं किया बिहार के एमपीज़ ने। तो इस बात से मतलब छोटी सी बात पे उन्होंने, फिर हम सब लोग बैठ गए, नहीं गए बाहर में, फिर चर्चा कुल मिला के 2 घंटे चर्चाएँ उस बात पे हुई और बाद में जो लोग उसके जिम्मेवार थे उसको पकड़े गए और जो परिवार मारे गए थे उनको फिर मुआवजा मिला। तो मतलब ये कि इस ढंग से अपने छोटी छोटी बातों को कह करके, ठीक आपने कहा कि हाउस में एक कवि बन होता है
तो कवि मन डी स्ट्रेस करता है, एक तनाव को कम करता है। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री कवि न है, लेकिन वो कविताओं का संकलन करके लाते हैं और हाउस को डी स्ट्रेस करते हैं, तनाव मुक्त करते हैं। तो एक तो ये क्षमता तो कविताओं में है, कवियों में है। इसलिए मुझे लगता है कि कवि को कविताओं का और इन विधा को और भारत के तरीके से या भारतीय शैली में कैसे और विकसित किया जा सकता है, इसकी पूरी संभावना है, पूरी संभावना जो आप कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं वैसे आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। और वर्तमान में प्रधानमंत्री जी केवल कविता ही नहीं, पूरे उन्होंने हमारे आध्यात्मिक रूप से उन्होंने अनेक शास्त्र और धर्म ग्रंथ पढ़े हुए हैं। और चाहे वो वसुदेव कुटुंब की बात करते हों, चाहे वो किसी भी प्रकार का एक संदेश देना होता है, वो गीता का भी श्लोक लेते हैं, वो पंचतंत्र को भी लेते हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस प्रकार से देश में साहित्य के माध्यम से अपना एक रूप दिखा करके साहित्य का जो सही मायने में साहित्य का किस प्रकार से सदुपयोग हो सकता है, सत्य साहित्य की बात हो सकती है, वो हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। अटल जी के वो इस मामले में पथ चिन्हों पे चल रहे हैं। और आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके साथ साथ आज हमें बहुत हमारे शो पे हमारे साथ डॉक्टर जयदेवा जी हमारे साथ बैठी हैं। आप संजय पासवान जी की आप धर्मपत्नी हैं। मैं उनसे भी कुछ बात करना चाहूँगा साहित्य की। डॉक्टर साहब, जैसे संजय जी ने बात की, आप भी कॉलेज में हैं, आप इतिहास पढ़ाते हैं। इतिहास और साहित्य की दूरी कोई ज़्यादा नहीं है। जब हम कविता की बात करते हैं तो हम जब ओज की बात करते हैं तो वो इतिहास पर से ही हम के पृष्ठों में से हम नायक चुनते हैं। तो आपको सतमोला कवियों की चौपाल में आके पहले बताइए आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। छोटे छोटे बच्चे को मैं देखी कि वो लोगों ने इतना अच्छा से प्रस्तुत किया कि आजकल के स्कूल के तो सिलेबस में हम देखते ही नहीं है कि बच्चे कविता का पाठ भी, जैसे हम लोग को आज भी याद है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वो फीलिंग आती थी और उसको हम लोग पढ़ते थे, रटते थे, उसका नाटक करते थे। पर अब तो बच्चे उतना समय ही कहाँ देते। आज जैसे स्टोरी टेलिंग का चर्चा हो रही थी कि अमेरिका में स्टोरी टेलिंग का एक जॉब अब हो गया है। अब के बच्चे तो स्टोरी टेलिंग तो छोड़ दीजिए, उतना समय या कहानी सुनना, नानी दादी को भी इतना समय नहीं है। अब तो मोबाइल में ऑन किए, अपना शो देखे, बस उसी से माँ भी निश्चिंत है, मोबाइल ऑन कर दी और अपने काम में लगी। तो अब वो चीज़ चली जा रही है। पर हमारा जो ये कविता का आज ये मैं देखी कि आज भी बच्चे हैं या बड़े लोग भी जो कविता लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसको और हम लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि लोगों को पढ़ने में रुचि चली गई है कि लोग इसको पढ़े। लोग पढ़ाई में बहुत कम लोग कविता लिखे, कहानी पढ़े। जैसा कि आजकल स्टोरी टेलिंग का भी इतना वैल्यू हो रहा है, इसको और बढ़ावा देना चाहिए। बहुत बहुत आभार भाभी जी, आपने जो बात कही। हम साहित्य परिषद और सतमोला कवियों की चौपाल के माध्यम से हम जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके अंदर एक काव्य प्रतिभा को हम जगाने का प्रयास करते हैं। मैं अभिनंदन करता हूं उनके माता पिताओं को भी, उन्होंने उनकी ललक साहित्य और कविता के प्रति जगाई। तो मैं आज आप दोनों, आप हमारे शो में आए, हमारे शो पे हमारे मानद निदेशक अक्षय जी भी आए, हमारे शो पे मनोज शर्मा जी भी आए, इंद्रप्रस्थ संवाद केंद्र की पत्रिका के प्रतिनिधि के रूप में। मैं आप सभी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को।
और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी, चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। भूली, मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल है। और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you.